दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एपिक महाभारत का और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि बाहुबली 3 जो आने वाली है उसके अंदर क्या होगा। लेकिन मैं प्रमोशन कर देता हूं अपनी 2 किताबों का। 2 पुस्तकें आपको एक पुस्तक की कीमत में, छोड़िए उससे भी कम कीमत में, फ्री डिलीवरी में घर बैठे मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने एपिक बाहुबली देखी है फिल्म, एक फिल्म के टिकट में 2 फिल्में। और अगर आपको ये कॉम्बो खरीदना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ही पहुंच सकते हैं और या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिए हैं उनके माध्यम से भी जा सकते हैं। देखा कितने जबरदस्त तरीके से मैंने अपनी बुक प्रमोशन को बाहुबली के रिव्यू से जोड़ दिया। बाहुबली का जब पार्ट 1 आया था उस टाइम पर मैं गुरुकुल में था और मैंने YouTube चैनल तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था। YouTube स्टार्ट हुआ था 2017 में और उस टाइम पर मैं रिव्यूज़ वगैरह करता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं फिल्में देखता चला गया और मैंने रिव्यूज़ करने शुरू करे, यानी कि जो धर्म के ऊपर या देश के ऊपर या इस प्रकार हिस्ट्री के ऊपर अच्छी वाली जो फिल्में होती हैं जिनमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाती, उनका मैं रिव्यू कर भी देता हूँ। तो मुझे लगता था कि अगर यार ये अब आती ना तो अब मैं इसका रिव्यू करता और मन भर के करता और कम से कम 1 घंटा करता। उसमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नोटिस करते हैं पर बात नहीं कर पाते। 2015 के टाइम ऐसा था कि जब हम रिव्यू तो करते थे पर ऐसा चर्चाओं में करते थे, बातों में करते थे, यारों दोस्तों की मंडली में करते थे कि यार वो चीज़ नोटिस करी क्या, ये चीज़ नोटिस करी क्या। जो हम ये यूट्यूब पर बोल रहे हैं ना, ये उसी का एक वृहद रूप तो हो गया है, बस और क्या है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे अच्छा बोलते होंगे, अच्छा रिव्यू करते होंगे, पॉलिटिकल एनालिसिस हमसे अच्छा करते होंगे, इंटरनेशनल देख लो, जियोपॉलिटिक्स देख लो, क्रिकेट के ऊपर देख लो या फिल्मों के ऊपर देख लो, हमसे भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे। पर आप लोग ऐसे चैनल नहीं बनाते होंगे, आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे और अपने दोस्तों के साथ में चर्चाएं करके बस लाइफ का सेटिस्फैक्शन ले रहे होंगे। हमारे वो पर्सनल ऐसे दोस्त नहीं हैं कि किसी के पास में उठना बैठना 4 लोगों की मंडली, वैसा कुछ है नहीं। तो आप ही लोगों को हमने दोस्त बना लिया है, बस पर्दे के इस तरफ बैठे हैं हम और आपके कमेंट्स पढ़ के पता लग जाता है कि आप लोगों के उस पर क्या कमेंट्स हैं। तो कमेंट भी जरूर करना चाहिए। और बाहुबली की मुझे आज बात करनी है, एपिक बाहुबली की अगर मैं सही कहूँ तो। लेकिन उससे पहले द इटर्नल वॉर जो आ रही है बाहुबली की, इसको बाहुबली 3 भी कहा जा रहा है, जो एनिमेशन में आ रही है और जो एपिक बाहुबली के स्टार्ट होने से जस्ट पहले उसका एक छोटा सा टीजर कह लो दिया जाता है। इसमें दिखाया गया है कि जब जो अमरेंद्र बाहुबली है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और अब वो, यानी कि इसमें तो बताया गया है कि पाताल लोक में चले गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो युद्ध जो दिखाया जा रहा है वो अब इंद्र के साथ दिखाया जा रहा है। यानी कि जो धरती पर हमने रचित होती हुई, जिसकी रचना हमने अभी तक देखी है धरती पर और ये माहिष्मती शासन में हमने देखी है, अब यह कहानी बाहुबली की आत्मा के साथ, शायद जहाँ तक मेरा आइडिया है, अब वो पारलौकिक हो चुकी है कहानी और वहाँ पर ये इटर्नल वॉर करके एक नई कहानी शुरू होने वाली है। और इसका जो डायरेक्टर है वो भी बताया जा रहा है कि अवार्ड विनर है, वो इसको बनाने वाला है। और ये कोई OTT पर नहीं, जैसे हमने भी देवसेना की एक वेब सीरीज़ देखी थी जो आई थी OTT पर, उसकी तरह नहीं बल्कि सिनेमा में आने वाली है। अभी हमने देखा है कि जैसे नरसिम्हा अवतार की जो फिल्म आई है 3D में जो आई है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ऐसे में अगर राजा मौली की कोई इसी प्रकार की फिल्म हो तो यार उसको क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। राजा मौली ने ये जो फॉर्मेट पकड़ा है मेरे हिसाब से अच्छा पकड़ा है। रीज़न ये है कि उसको एक फिल्म बनाने में 10 साल लग जाते हैं। आप खुद देखो कि प्रभास ने ये फिल्म कब स्टार्ट करी थी और ये आकर के कब कंप्लीट हुई थी, और ये 2017-18 में जाकर के ये फिल्म अपने पीक पर पहुंची थी जब इसका पार्ट 2 आया था। और फिल्म को आप कहीं पर भी, अभी भी OTT पर कहीं पर भी आप पॉज कर दीजिए, पॉज करेंगे ना, वो सीन अपने आप में एक सीनरी है, कहीं पर भी आप कर दीजिए। मतलब अगर प्रभास घूम करके खड़ा हुआ है या गिर भी गया है ना, अगर उसके पैर भी दिखाए गए हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक सीनरी है। तो जिस प्रकार से एकदम यूनिक सीनरीज जोड़ करके पूरी फिल्म बनाई गई है, वैसा बनाने में, वैसा क्रिएट करने में तो टाइम लगता है, दिमाग लगता है, बहुत बसड़ होती है। यहाँ पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, जो एनिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कारण यही है कि राजा मौली के साथ में एक बार काम करने के बाद एक्टर इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाता है कि वो उसके साथ दोबारा काम करना नहीं चाहता।
और ये चीज़ हर एक बार एक्टर्स ने खुद एडमिट भी करी है कि भाई बहुत टाइम लगता है। अब प्रभास को देख लो, उन्हें 10 साल में एक फिल्म दी बाहुबली, और ये पिछले जब से ये फिल्म गई है उसके बाद में देखो लाइन लगा करके कितनी सारी फिल्में दे दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रभास को एक्टिंग कैसे करनी होती थी वो बाहुबली में जाकर के खुद को देखे, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है। वो एक्टिंग मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी अच्छी हुई है। वहाँ पर प्रभास का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है जितना राजा मौली का है। राजा मौली ने जो उसको लुक दिया है, जिस प्रकार से उसको बड़े ही ग्रैंड लेवल पर शूट किया है, जिस प्रकार का उसका कैरेक्टर लिखा गया है, और जिस प्रकार एक एक सीन को उसने 50-50 बार भी रिपीट करवाया है, रीशूट करवाया है, वो चीज़, वो दमखम, या कहिए कि उस तरीके की डेयरिंग दूसरे डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में होती नहीं है। वो मौली कर सकता है तो उसने वो किया, और इसी कारण से मैंने बताया कि वो दशक में जाकर के एक फिल्म दे पाता है, उसका कारण यही है। तो आज भी प्रभास वैसा ही है। अब इसको, फिल्म को आप दोबारा देखिए, सिनेमा में जाकर के फील कीजिए और प्रभास को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। प्रभास आज भी वैसी एक्टिंग करता है, लेकिन क्योंकि उसमें उसका लुक जबरदस्त है, उसकी जो लंबी टांगे हैं वो धोती में छिप रही हैं। आजकल वो अगर जीन्स पहनेगा तो आपको लगेगा कि खंबे पर खड़ा हुआ एक आदमी है। तो उस चीज को पोर्ट्रे किस तरीके से करना है वो राजा मौली को पता है। फिर बाहुबली की कहानी, बाहुबली के ग्राफिक्स, बाहुबली का जो सिनेमाटोग्राफी है, बाहुबली के डायलॉग्स, बाहुबली का बैकग्राउंड स्कोर, मैं मानता हूं कि उसके बाद में बहुत सारी फिल्म बनी है जिनका बैकग्राउंड स्कोर बहुत जबरदस्त बना है, लेकिन बाहुबली आज भी सबका बाप है। तो वो जो चीजें हैं ना, उस चीजों ने ना हमारे दिमाग के अंदर एक छवि बना दी है, और प्रभास अब उस बनी बनाई छवि को तोड़ नहीं पा रहा है। और यही नहीं, उसके बाद में आप देखो ना कि एनटीआर की फिल्म आई पर वो नहीं तोड़ पाया, जो उसका RRR में एक छवि बन चुकी है। उसके बाद रामचरण तेजा की फिल्में आई, लेकिन अब लोग ना उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से देखने लग गए कि प्रभास आए तो बाहुबली के टाइप, अब रामचरण तेजा आए तो RRR के रामचंद्र जी जैसा, और जब एनटीआर आए तो भीमा जैसा ही आना चाहिए। तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे रिपीट, तो हमें एक्सपेक्टेशन बदल देनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बाहुबली को भूल जाएं तो सलार में जो फाइट सीन्स हैं प्रभास के, वो अच्छे हैं। उसके डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, उसका चलना फिरना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जो फाइट सीन है वो उस पर जचते हैं। जैसे सनी देओल के ऊपर जचता है कि भाई वो नलका उखाड़ सकता है, वो मार सकता है, वो ट्रेन खोल सकता है, वो बाजू उखाड़ सकता है। जैसे आपने देखा एक बिग बॉस आई थी या बिग ब्रदर उसकी मूवी आई थी, वो लोहे का पाइप पकड़ता है और वो लाल हो जाता है, तो वो लगता है। जब वो बोलता है 2.5 किलो का हाथ है, मारूंगा और आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा, वो लगता है। वो जब दामिनी में टेबल के ऊपर हाथ मारता है और टेबल ही टूट जाती है, वो जस्टिफाई होता है उसके साथ। ऐसे ही प्रभास की हाइट देखो, उसका जो चौड़ा सीना है उसको देखो, उस कद काठी के साथ में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभास सुधार नहीं ला रहा है, बात यह है कि हमने उससे चश्मे में उतार लिया है। अब ये जो फिल्म मैंने देखी है, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये चीज़ महसूस हुई है कि बहुत सारी फिल्म में कमियां भी हैं, और बहुत सारी ऐसी बारीक बारीक चीज़ें डाली गई जिसको हमने कभी पहले नोटिस ही नहीं किया। जैसे कि आपने शिवगामी देवी के साथ में जो उसकी अंगरक्षिका है उसको कभी नोटिस नहीं किया होगा, और जबकि उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, वो कभी बोलती नहीं है, बस वो पीछे खड़ी हुई एक्सप्रेशन दे रही है। पर फिर वही बात है कि उस चीज़ को हम मिस करते हैं जब शिवगामी देवी के ऊपर खतरा आता है और जब वो भाग रही है और उसके बेटे ने उसकी कमर में तीर मार दिया है, तब वो अंगरक्षिका हमें कहीं भी दिखती नहीं है। यानी कि जब कालकेय के साथ युद्ध होता है तो उसके बाद से वो गायब हो जाती है। और 2015 का मैं थोड़ा सा अगर आज के सामाजिक परिदृश्य से मैं देखूं, जिस प्रकार की हर कोई भी फिल्म आएगी तो उसमें कंट्रोवर्सी है, उसमें पॉलिटिक्स घुसा दी है, इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, वैसा भी होता है ना। तो अगर इस फिल्म के अंदर, जैसे हमारे लोगों को तो प्रोपेगेंडा इस फिल्म के अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन साइड वाले लोगों को जरूर दिखाई देगा। जैसे इसमें 4-5 बार का क्षत्रिय धर्म ये होता है, क्षत्रिय धर्म वो होता है। मुझे लगता है कि क्षत्रियों से चिढ़ने वाले लोग शायद इस फिल्म को ना देखें। वैसे 2015 में ये जो जहर था ना, नीला जहर जो चल रहा है, ये उतना नहीं था। ये तो मोदी जी आए बाद में, और फिर इन्होंने जो है इतना इस जहर को इन लोगों के तलवे चाट चाट करके बढ़ा दिया है ना, इनका मीटर इतना ज़्यादा खींच दिया है कि हर चीज़ के अंदर वो लोग अब जिम्मेदार जो है वो सवर्णों को ठहराना शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म के अंदर तो हो ही वही रहा है।
तो इस फिल्म का भी एक मुझे लगता है कि उनकी तरफ से बायकॉट हो जाएगा। और जिस प्रकार से इस बार, पिछली बार तो उसमें टोपी वाले मुसलमान दिखा भी दिए गए थे, इस बार वो पूरा का पूरा सीन काट दिया गया है। अब जैसे कालकेय की बात करें तो कालकेय पहले हमें लगता था कि एक मुखिया जो है ना, वो जो अरेबिक सी लैंग्वेज में बोलता है, Nimda, Dozras tell me, har tabush crack oikinim bumla, mohi कि वही कालकेय नहीं, कालकेय एक्चुअली वो पूरी पूरी जनजाति है और वो उनका मुखिया है, कालकेयों का जो मुखिया है। शिवगामी कहती भी है कालकेयों के जो सरगना मुखिया है, जो उसको मारेगा वो राजा बनेगा। तो ये जो कालकेय दिखाए गए हैं, अगर आप इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनका जो व्यवहार है, जो इनके कुकृत्य हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि कैसे हैं वो लोग, इनको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अरेबिक टट्टू जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, ठीक वैसे ही हैं। जैसे बच्चों को मार मार देंगे, महिलाओं को उठा लेंगे, उनके साथ दुष्कर्म करेंगे और आग लगा देंगे, वैसा ही नहीं है ना कुछ। और मैंने आपको बताया भी था कि इस्लामिक लोग जो हैं वो छिपकली को और मकड़ी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। रीज़न कि मकड़ी ने इनके जो नोबिता हैं, जब वो गुफा में घुस गए थे तो वहाँ मकड़ी का जाला बना दिया था, तो मकड़ी को ये लोग बहुत मानते भी हैं। और ये गिरगिट को मारते हैं क्योंकि गिरगिट उस जाले के ऊपर कूद गया था। तो गुफा की पैदाइश जो है नोबिता साहब, उनके जीवन को बचाने में मकड़ी का बड़ा योगदान था। अब कालकेय किसकी पूजा करते हैं वो देखो, वो मकड़ी के आकार नुमा एक हड्डी का ढांचा रखा हुआ है। तो संकेतों में कहने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी गई हैं इस फिल्म के अंदर। अब अगर इन संकेतों को समझा जाए, सच में समझा जाए, तो अब वो वाला तबका भी हो सकता है कि प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा करके इस फिल्म का बायकॉट कर दे, जबकि अगर रियल में देखा जाए तो इस तरीके की कोई चीज़ें हैं नहीं। पर प्रोपेगेंडा देखने वाले हर जगह प्रोपेगेंडा देखते हैं। अब जैसे मैं देख रहा था ट्विटर पर किसी ने पोस्ट करी हुई है कि भाई मरे तो रामायण के युद्ध में बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन जो संजीवनी बूटी थी वो केवल लक्ष्मण जी के लिए लाई गई। अब मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि जो लक्ष्मण जी थे वो मरे नहीं थे भाई, वो मूर्छित हुए थे, उनको शक्ति लगी थी जब मेघनाथ ने शक्ति मारी। तो मूर्छा की औषधि थी और औषधियों का प्रयोग आज भी आदिवासी लोग बहुत करते हैं। और संजीवनी बूटी के विषय में आज भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं कि जहाँ से वो उखाड़ी गई थी वो जड़ी बूटी या तो भारत में उसी स्थान पर मिलती है जहाँ पर से वह जड़ी बूटी हनुमान जी के द्वारा उखाड़ी गई थी, और या फिर पर्टिकुलर श्रीलंका के उसी स्थान विशेष में थोड़ी सी जगह पर ही मिलती है जहाँ पर वो युद्ध हुआ था बताया जाता है, और जहाँ पर उस पत्थर को कहिए या पहाड़ को कहिए या उस जड़ी बूटी को टिकाया गया था या रखा गया था। तो उसके बारे में सबको पता है, लेकिन मूर्ख लोगों का अलग प्रोपेगेंडा चलता है कि यार मरे तो बहुत लोग थे लेकिन बचाया केवल लक्ष्मण जी को। भाई लक्ष्मण जी मरे नहीं थे, पर ये इतिहास के साथ में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। अब ठीक उसी प्रकार से मैं फिर बोलूँगा तो हंगामा हो जाएगा। अब कोई कहने लग जाए कि माहिष्मती के शासन में तो ऐसा हुआ ही नहीं, फिर माहिष्मती में आपने ऐसा गुंडा बल्लाल देव कैसे दिखा दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, ये आजकल कुछ ज़्यादा हो गई हैं। और ये जिस तरीके से हम जेम्स ऑफ बॉलीवुड को देखते हैं तो उसका एक स्तर है, एक लेवल है कि वो चीज़ों को चुनता है, बताता है कि हाँ यहाँ पर जिहादी प्रोपेगेंडा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ के अंदर हम ढूंढने लग जाए ना, तो वो हर चीज़ में हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस फिल्म को देखते समय हमें जब प्रभास को देखते हैं, जब उसकी माँ को देखते हैं, जब हम भल्लाल को देखते हैं, कहीं पर भी, अभी भी ओटीटी पर है तो आप फिल्म को कहीं पर भी रोक दीजिए, वो अपने आप में एक सीनरी बन जाती है। ये जो सीनरी बनती है, मुझे ऐसा लगता है कि राजा मौली ने सीनरीज बनाई, सुंदर सुंदर सीनरी बनाई, और उन सारी सीनरीज को जोड़ करके एक फिल्म बना दी, एक क्या दो फिल्में बना दी, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। तो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत फिल्म। और इस बार तो मैंने क्योंकि आईमैक्स में देखी है, आईमैक्स 4DX में देखी है, तो वो एक्सपीरियंस करना अपने आप में कि घोड़े भाग रहे हैं और तलवारें चल रही हैं, हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, वो एक्सपीरियंस एकदम अलग था। अगर आपके आसपास में भी है और उस तरीके का बजट है तो आप भी एक बार इस फिल्म को, इस ऐतिहासिक फिल्म को जरूर देखेगा उसमें। और एक बड़ी बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी कि ये जो कहानी है ये महाभारत से इंस्पायर होकर के बनाई गई है, और इसी प्रकार से जो हम देखते हैं RRR वो रामायण से प्रभावित होकर के बनाई गई थी। तो भारतवर्ष में अभी तक बॉलीवुड में क्या चल रहा था इस फिल्म से पहले कि रामायण और महाभारत को लेकर के जितना हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा बॉलीवुड फैलाना चाहता था उतना ही फैला सकता था और फैला देता था। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद
सभी लोगों की मानसिकता पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ा है कि नहीं यार, हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके नहीं आगे बढ़ सकते। अभी भी थोड़ा बहुत होता है, हर जगह पर होता है, और उसका इतना बहिष्कार हो जाता है, इतना बायकॉट हो जाता है कि भाई फिल्म अपना पैसा क्या निकाल पाएगी, वो डिजास्टर हो जाती है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने खानदान थूकदान पीकदान का बहिष्कार किया है, वो तो है ही काबिल तारीफ। लेकिन बाहुबली ही वो एक पहली फिल्म थी, मुझे लगता है, जिसने कि तेलुगु इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम दिया, और ज़्यादा इंस्पायर किया कि वो सनातन धर्म से संबंधित इस प्रकार की और ज़्यादा फिल्में बनाएं। जैसे कि हमने कार्तिकेय 2 देखी, हनुमान देखी, मिराई देखी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कि RRR भी आती है। ये फिल्में हैं जो हमारे धर्म को और अच्छे से पुष्ट करती हैं, वो भी किसी का अपमान किए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना, और खास तौर पर सनातनियों को बुरा बताए बिना। तो वैसे तो मैंने पहले बता दिया है कि भाई बाहुबली की जो डिटेलिंग्स हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो BGM है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसकी कहानी का लेखन है, वो तो बहुत सुंदर है, और आप मेरे से भी अच्छा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं चाहता था कि इस पर घंटा भर बैठ करके चर्चाएं हों। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ एपिक बाहुबली की, जिसको कि 3 घंटे 45 मिनट में ऐसा बोतल में उतारा गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी के टाइम में 2 फिल्में हुआ करती थी। एक फिल्म खत्म होती है, वहीं पर इंटरवल होता है, दूसरी फिल्म वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लिखा आता है कि भाई आपको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी देर में ही हम बता देंगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। तो इस फिल्म को भी इस सुंदर तरीके से काटा गया है कि ये फिल्म परफेक्ट लगती है। तो आप बताइए कि जिन्होंने ये फिल्म देख ली है तो उनको ये कैसी लगी, जिन्होंने IMAX 4DX या 2DX में देखी है उनका अनुभव कैसा रहा, और जिन्होंने नहीं देखी है और जिन्होंने सिर्फ OTT पर देख रखी है, उनको इस फिल्म के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने मिस करी हैं, और कौन सी चीज़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे रोंगटे खड़े करने वाला जो सीन आता है, वो आता है जब जो शिवा होता है, यानी कि महेंद्र बाहुबली जो होता है, जब वो शिवलिंग के ऊपर यूं हाथ रखता है और जो रक्ताभिषेक हो जाता है, और उसके बाद वो विभूति उठा करके अपने चेस्ट पर लगाता है, वो एकदम जबरदस्त। और उससे पहले का सीन जब यही शिवा यानी कि महेंद्र बाहुबली ऊपर से आता है, भाला फेंक करके मारता है, और भल्लाल नीचे होता है, जब उसका रथ टूट जाता है, वो वाले, ये 2 सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, मुझे हंसी उस पर आती है जब जो शिवा है वो नारियल के जो पेड़ होते हैं उनको पूरा का पूरा झुका करके और ढाल आपस में लगाकर वो कैप्सूल बना करके जो और उड़ते हुए जाते हैं। मतलब वो सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री या कहिए कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कर सकती है, वैसा इमेजिन, या उसको एकदम रियल में इमेजिन करना कि हाँ ये रियल हो जाएगा, वो वही कर सकते हैं। पूरी फिल्म के अंदर मुझे वो बड़ा हास्यास्पद लगा है। बाकी फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। आप भी अपने अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन अनुभवों को पढ़ने के बाद ही लगता है कि हाँ, हमारी मित्र मंडली भी सैकड़ों और हजारों लोगों की है। मैं आप लोगों के साथ बैठता तो जरूर इसके ऊपर खूब चर्चाएं करता, और मैं आज की वीडियो को भी कोई रिव्यू वगैरह नहीं मानता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।